गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द ऑलीवुड प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है मारुत शर्मा, आपका लॉजिकल रीजनिंग का एक्सपर्ट आपके सामने आ गया हूं आज एक प्रैक्टिस सेशन जो हमारा चल रहा है उसको कंटिन्यू करने के लिए। ठीक, तो सवालों का सिलसिला जो है हम लोग शुरू करेंगे बहुत जल्दी और ताबड़तोड़ जो है कम से कम टाइम में। जैसा कि सेशन का नाम है सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पे मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। बिल्कुल सवालों की बौछार हो जाएगी और एकदम फटाफट आपको जो है आंसर देने। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन फटाफट से। पहला सवाल। प्रणाम राहुल, प्रणाम, कैसे हैं आप? तो टाइमर में लगा देता हूं यहाँ पे और सेशन की ताबड़तोड़ शुरुआत करते हैं धड़ाधड़। अच्छा, आज से एक नई चीज और करते हैं। जब जब प्रैक्टिस सेट होगा तो आप क्या करोगे, मैं टाइमर दूंगा, उस टाइमर के अंदर जितने लोगों ने वो सवाल सही कर दिया होगा आप अपने लिए 1 मार्क ऐड कर देना। जितने लोग सवाल नहीं कर पाए या गलत कर दिया आप अपने आप को मार्क्स मत देना। अभी नेगेटिव पे नहीं जाएंगे, धीरे धीरे नेगेटिव मार्किंग लाएंगे, ये खुद से करना है आपको। तो सेशन खत्म होते होते आप अपने आप को टोटल मार्क्स दे देना, ठीक है? और वो मार्क्स मुझे आपके कमेंट बॉक्स में चाहिए। सेशन खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है? स्ट्रिक्टली स्टे अडियर टू द टाइम लिमिट। चलो भाई, पहला सवाल आ गया है हमारे सामने। आसान है सवाल, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन अच्छे मिक्स में अच्छे सवाल दिखेंगे आपको। मारुत नाम पिताजी ने रखा है राहुल। और जो आते जा रहे हैं साथ साथ लाइक करते चलो। क्या बात है संदीप, बिल्कुल ठीक, राहुल बिल्कुल ठीक, शाबाश, गुड 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 गुड, वेरी गुड। तो भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर आप देखोगे कौन सा इनमें से एक देश नहीं है, कंट्री नहीं है, तो साफ नजर आ रहा है कि ये इंडिया है। लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं लिख रहा हूं ताकि जो पीडीएफ पढ़ेगा उसको समझ में आ जाएगा। ये चाइना है, ये पेरू है, तो भाई यही है जो काबुल है, और काबुल एक देश नहीं है, एक शहर है, अफगानिस्तान का कैपिटल है। तो ऑप्शन डी जो है मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला सवाल। बिल्कुल ठीक। क्या बात है, बिल्कुल सही, बहुत ही आसान सा सवाल है। आपको ये बता रहा है कि डिटेल्स अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो अब देखो, जब सेम ही लेटर्स इसमें दिख रहे हैं आपको, जब सेम ही लेटर्स यहाँ पे हैं, मतलब मूवमेंट पैटर्न है। मूवमेंट पैटर्न मतलब कुछ ना कुछ बस खाली शिफ्टिंग करके जंबल करके बनाया गया है। तो यहाँ पे अगर मैंने इसको तोड़ा 3 टुकड़े में, 3 टुकड़े में और एक इधर, तो इसको उलट दिया, इसको उलट दिया और इसको आगे आगे सेम रखा है, ठीक है? यही है, तो यही काम इधर करना है। तो ROFMALU, ROFMALU, ऑप्शन ए जो है मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। सही होता जा रहा है, मार्क करते रहना, और गलत होता जा रहा है तो देख लेना। अभी नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है, बस खाली मार्क काउंट करते रहना। हाँ, मतलब मेरे नाम से बहुत रेयरली मुझे कोई अपनी पूरी लाइफ में मिला है। मिले हैं, 2-4 लोग मिले हैं, बट बहुत रेयर, बहुत ही रेयर। इसका अर्थ जो है वो पवन देव के लिए यूज किया जाता है। मारुत संस्कृत के अंदर मरुत बोलते हैं, मरुतः, और हिंदी में मारुत शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसकी वजह से हम बजरंगबली को मारुति नंदन बुलाते हैं, यानी मारुत के नंदन, यानी मारुत के पुत्र। चलिए दूसरा सवाल लगाते हैं। देखो भाई, सवाल पूछ रहा है कि पी जो है चाचा जी हैं आर के। अगर पी आर के चाचा जी हैं, पहली बात तो पी जो है फीमेल नहीं हो सकता। यहां पे माइनस जो है फीमेल दिखा रहा है, तो पी के बाद माइनस नहीं आएगा, वो तो कहीं भी नहीं आ रहा है। दूसरा, पी और आर में डायरेक्ट संबंध नहीं होगा कहीं पर भी, क्योंकि चाचा तो कहीं दिया ही नहीं हुआ है, कहीं पर भी अंकल तो रिलेशन में नहीं है। तो पी और आर में डायरेक्ट संबंध नहीं है, तो ये सवाल तो हट गया आपका, ये तो बन ही नहीं सकता है। अब इन 3 में से 2 में डिवाइड आ रहा है, तो उसी से शुरुआत करके देखते हैं। पी डिवाइड बाय क्यू मतलब क्या है? पी जो है वो भाई है क्यू का, तो पी को भाई बना दिया क्यू का। अब क्यू माइनस में बोल रहा है मदर है, तो ये तो होगा नहीं। क्यू प्लस इंटू में बोल रहा है फादर है, क्यू फादर है आर का, तो भाई ऑप्शन डी से सीधा सरल समझ में आ गया है कि आर के चाचा जी जो है वो पी है। तो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा। ठीक, क्लियर? नेक्स्ट, अगला।
किशलय, हाँ यार सच में मैंने तो आज तक किसी को नहीं देखा, पहली बार देखा है नाम। और ये ना, ये यूनिक नामों की पद्धति वैसे चलती है काफी, और मुझे भी बहुत फैसिनेट करता है बच्चों का नाम ऐसा यूनिक जो होता है, अलग होता है थोड़ा। बड़ा अच्छा सवाल है, चाहिए तो और टाइम ले लो इस पे। क्या बात है, राहुल कुंजा ने आंसर दे दिया है। या ये कोई और क्वेश्चन का आंसर है? देखो भाई, सवाल कह रहा है कि 7 लोग जो हैं वो 7 अलग अलग दिनों में पैदा हुए हैं। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, यही है सिस्टम। अब नंबर ऑफ पीपल बॉर्न बिफोर ए सेम एज नंबर ऑफ पीपल बॉर्न आफ्टर जी। अच्छा, अब यहां पे क्या है ना, ये 3 केस बनेंगे आपके, ठीक है, अलग अलग केसेस बन सकते हैं। तो हम केसेस बना लेते हैं, जरा जो जो पॉसिबिलिटी होगी वो सारी दिखानी होगी आपको। देखो, पहला केस बोल रहा है कि ए से पहले जितने लोग हुए हैं वो जी के बाद भी उतने ही हैं। तो पहला केस हम क्या बना सकते हैं, हम इसको कहीं बीच में ही रखना चाहेंगे। अब यहां बीच में तो रख नहीं पाओगे, 3 ऊपर तो जी के नीचे 3 तो होंगे नहीं, तो यहां नहीं आएगा। लेकिन यहां आ सकता है कि ए के ऊपर 2 लोग हैं और जी के बाद 2 लोग हैं। एक केस ये है। दूसरा, ए के ऊपर 1 है और जी के नीचे जो है एक बंदा और है, तो ये कह सकते। और तीसरा ये भी केस बन जाएगा कि भाई ए के पहले कोई नहीं है और जी के बाद भी कोई नहीं है। ये 3 केस आप बना सकते हो यहां पे फटाफट, हर सेंटेंस में मल्टीपल केस बनेंगे। दूसरा बोल रहा है ए वॉज बॉर्न 4 days बिफोर डी, यानी डी से 4 दिन पहले। तो अगर डी आपका संडे को पैदा हुए हैं तो 1 2 3 4 ए आ गया। यहां पे डी जो है वो सैटरडे पैदा होते तब ये पॉसिबल होता, तो ये तो केस ही डिलीट हो गया, अब होगा ही नहीं। और यहां पे 1 2 3 आपका 4, यहां पे डी फ्राइडे को पैदा हो जाएंगे, तो ए जो है 4 दिन पहले आपके आ गए। नेक्स्ट, 2 people वर बॉर्न बिटवीन जी एंड सी। अब जी और सी के बीच में 2 लोग, नीचे तो जाएगा नहीं, तो सी इधर आ सकता है और या फिर सी इधर आ सकता है। नेक्स्ट, 2 people वर बॉर्न बिटवीन बी एंड ई। बी और ई के बीच में 2 लोग हैं, तो वो केवल और केवल यही संभव है, यानी यहां पे या तो बी और ई है या तो यहां पे ई और बी है। और यहां पे जो है वो इधर ही संभव है केवल, तो यहां पे या तो बी और ई है या फिर यहां पे ई और बी है। अब आखिरी पॉइंट बोल रहा है कि भाई एफ वॉज बॉर्न बिफोर ई बट नॉट इमीडिएट बिफोर, यानी एफ जो है वो ई से पहले तो पैदा हुआ है पर इमीडिएटली पहले नहीं हुआ है। अब अगर आप पहला केस देखोगे तो ई से पहले तो एफ का पैदा होना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर यहां ई है तो यहां बी होगा, यहां ई है तो आगे और कुछ है ही नहीं, तो ये केस आपका डिलीट हो जाएगा। यहां पे ई नहीं आएगा तो इधर आपका आएगा बी, इधर आपका आएगा ई और इधर आपका आ जाएगा एफ, और आपका ये केस फाइनल बन गया है। सवाल पूछ रहे एफ कब पैदा हुआ था, किस दिन में, तो एफ जो है आपका मंगलवार को पैदा हुआ था, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। पजल बेस्ड सवाल है, मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा आपको सारे केसेस चेक करने पड़ेंगे। और अगर आपने खिचड़ी नहीं बनाई ना, मतलब खिचड़ी बना दी अगर डेटा की, तो फिर बहुत दिक्कत आ जाएगी, क्लियर कट आंसर निकालना पड़ेगा। चलो, हिंदी इसमें था ही नहीं यार, पैराग्राफ इंग्लिश में ही था, बस हिंदी में सवाल दिया हुआ था। बहुत आसान है, पेजर का कोड अगर ये है, अप्रैल का कोड ये है, तो यूजर्स का कोड क्या होगा। क्या हो रहा है यहाँ पे आप देखोगे अगर, तो ये जो है डिवाइड हो रहा है 3 हिस्सों में, ये फ्लिप हो रहा है, ये फ्लिप हो रहा है और ये +1 में जा रहा है, ठीक, यही लॉजिक है, उधर भी यही लॉजिक है। तो यहाँ पे जब ये होगा तो ये फ्लिप होगा SU, ये +1 में जाएगा तो आएगा F और यहाँ आएगा SR, SUFSR, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। ताबड़तोड़ फटाफट आंसर निकालना है। अगला,
भाई देखो सवाल पूछ रहा है यहाँ पे कि प्लस और माइनस को बदलने से कौन सा सही होगा, ठीक है। तो यहाँ प्लस आ गया, यहाँ माइनस आ गया। अब इसको देखोगे आप, 4 से 4 16 कट जाएगा 4 बार, और 3 ये 12 आ गया। 12 में से 12 घटा के 0 हो गया, 11 बच गया। तो ये ऑप्शन तो सही है। दूसरा यहाँ पे प्लस और माइनस लगाएंगे तो यहाँ पे आ गया 9 और यहाँ पे आ गया 45। 45 में 9 जोड़ोगे 53 में 30 घटाओगे 28 नहीं हो सकता है। तो केवल 1 ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। केवल एक जो है वो सही है, दूसरा सही नहीं होगा। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगर सही दिया है तो ठीक, वरना नहीं। देखो समय सारणी, टाइम टेबल और टाइम जो दिया है वो बहुत आवश्यक है, यानी विद इन स्टिपुलेटेड टाइम आपको कंप्लीट करना है सवाल अपना, तो ही आप इसके मार्क्स काउंट करोगे, नहीं तो नहीं। करेक्ट, गुड। देखो अब 20 सेकंड काफी है इसमें। क्या करना है, 60 में देखो तुरंत से जाओगे तो नहीं बन पाएगा। 60 से 80, 80 से 64, 64 70, मतलब थोड़ा बढ़ रहा है थोड़ा घट रहा है, यानी ये प्रोग्रेशन नहीं है। प्रोग्रेशन नहीं है तो ज्यादा चांस है ऑल्टरनेट होने का। 4 4 4 72, आंसर खत्म। ठीक है, आंसर खत्म। थोड़ा विश्वास रखो यार अपने आप पे, अपने आप पे विश्वास रखा करो। इस क्वेश्चन को बहुत लोग जो है रीचेक कर लेते हैं फालतू में, कोई जरूरत नहीं है। लगाओ ताबड़तोड़ लगाओ। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो एक पजल वाला था भी ऐसा ही। देखो 7 लड़के हैं, एक प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, ठीक है, दिलवा देते हैं प्रतियोगिता में भाग। और रैंक आपका कुछ ऐसे दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी जो है पहला रैंक सबसे ज्यादा है, 7वां रैंक सबसे कम है। अब एस का रैंक जो है वो के से छोटा है, एस का रैंक जो है वो के से छोटा है, के से कम है, और सी से ज्यादा है, ठीक है। टी जो है वो यू से एक नीचे है और पी से एक ऊपर है। यू का सेकंड हाईएस्ट रैंक है, तो फिर यू टी पी तो यहां आ गया, ये गारंटी हो गई। अब के एस सी यहां नहीं आएगा क्योंकि ये ना एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ है, एक ऊपर नीचे नहीं है, बस खाली हायर लोअर दिया। अब अगला सवाल दे रहा है कि रैंक ऑफ एस इज लोअर देन ओनली 4 बॉयज, यानी 1 2 3 4, एस जो है वो 5वें पद पे है। हमेशा सवाल पढ़ लिया करो। सवाल पूछ रहा है हुज रैंक इज द थर्ड फ्रॉम द लास्ट, थर्ड फ्रॉम द लास्ट पे ऐसी तो है और कोई आएगा ही नहीं, तो आगे का डेटा की आपको जरूरत थी नहीं। वैसे इस इंफॉर्मेशन पे आपको आंसर मिल चुका है, आगे के डेटा की आपको जरूरत नहीं थी। पर अगर कंप्लीट करना हो तो बोल रहा है सी हैज द लीस्ट रैंक, तो सी यहां आ जाएगा। सी और एस से ऊपर के था तो के यहीं आएगा और कोई ऑप्शन नहीं बचा है, और मेरे पास एम बच गया तो वो यहां आ जाएगा। ये मेरा ऑर्डर है, अगर ऑर्डर चाहिए हो तो, पर सवाल के हिसाब से उत्तर जो है मुझे पहले ही मिल चुका है। नेक्स्ट, तो इनको सुपरफ्लस स्टेटमेंट बोलते हैं बेटा, जो लास्ट में स्टेटमेंट आ रहा है ना वो सब सुपरफ्लस है, उसकी जरूरत नहीं है। यानी आपका सवाल का उत्तर निकालने के लिए, प्रश्न का उत्तर निकालने के लिए उन स्टेटमेंट्स की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, देखो कहां है एस, ध्यान से देखोगे तो आपको ऑप्शन बी में नजर आ जाएगा। ऑप्शन बी में क्लियर कट दिखेगा यहां पे। ठीक, और कहीं भी ऐसा कंप्लीट नहीं बनेगा फिगर। नेक्स्ट, अच्छा है ये सवाल, इजी है, बहुत इजी है, 2 एलिमेंट देख के मिल जाएगा आंसर।
अब इसमें क्या हो रहा है देखो भाई, डबल चीज देखनी पड़ेगी तुमको। पहले तो तुम ये बाहर वाले फिगर्स को देखो क्या हो रहा है। तो ये जो रेक्टेंगल है ये यहाँ जा रहा है, सॉरी ये जो प्लस वाला है ये इधर आ रहा है, रेक्टेंगल इधर जा रहा है, और ये एलिप्स जो है वो यहाँ जा रहा है। ये साइक्लिक मूवमेंट हो रहा है इनका, सेम इधर भी हो रहा है, सेम इधर भी होगा। तो रेक्टेंगल पहले आ जाएगा, एलिप्स सेकंड पे आएगा, और प्लस वाला साइन थर्ड पे आएगा, यानी कि अरेंजमेंट तो कुछ ऐसा ही दिखेगा आपका। तो ऑप्शन ए उड़ गया, ऑप्शन बी उड़ गया, बचा सिर्फ सी और डी में से है। अब इनकी लाइनें देखो, अंदरूनी लाइनें को देखो जरा, ऐसे पॉइंट कर रही है मान लो 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज 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 क्लॉकवाइज। तो अगला जो है आंसर स्लैंट आना चाहिए, हॉरिजॉन्टल बिल्कुल, और वो ऑप्शन सी में आपको दिखेगा। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है, यानी कि अंदर की जो लाइनें हैं वो भी एक पैटर्न फॉलो कर रही हैं। तो ऑप्शन सी इसीलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत लोग जल्दबाजी में डी दे देते हैं। 1 मिनट देना जरा यहाँ पे मुझे। बिल्कुल सही। तो अगर आप ऑप्शंस देखना शुरू करोगे तो आप पहले पे तो एस दिख रहा है फ्लिप में, दूसरे पे ई दिख रहा है फ्लिप में, तीसरे पे 7 नंबर जो है फ्लिप नहीं हो रहा है ऑप्शन डी में, तो ये चला जाएगा। फिर 6 फ्लिप हो रहा है, वी फ्लिप हो रहा है, आपका क्यू यहाँ पे फ्लिप नहीं हो रहा है, तो ये चला जाएगा। इसके बाद एल जो है यहाँ पे फ्लिप नहीं हो रहा है, ये चला जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है हमारे पास करेक्ट आंसर बचेगा। नेक्स्ट, 30 सेकंड दे रहा हूं, 30 सेकंड के अंदर देख लिया तो ठीक, नहीं तो वो आंसर काउंट मत करना। देखो भाई इसमें क्या हो रहा है, इसमें सीधा सीधा ऑप्शन चेक करोगे आप। ये देखो, जब आप ऑप्शंस देखोगे, जब प्रेशर पड़ता है ना टाइम का, तब गलतियां होती है। यहाँ पे क्या होगा, ये आपका इधर बनेगा और फिर ऊपर की तरफ खुलेगा, तो ये ट्रायंगल जो है ऐसे उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं हो रहा है तो ऑप्शन ए गया। ये आपका बाकी 3 जगह हो रहा है। अब बाकी 3 जगह यही ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल जब ऐसे खुलेगा फ्लैप में, तो ये दोनों नीचे की तरफ होंगे और ऊपर में दोनों ऊपर की तरफ होंगे। करेक्ट, वो यहाँ पे नहीं हो रहा है तो गया, यहाँ पे भी नहीं हो रहा है, गया। केवल ऑप्शन सी ही करेक्ट आंसर है, केवल ऑप्शन सी ही जो है वो करेक्ट आंसर है। और ये सारे ऑप्शन आपको जो है सिमेट्री से बहुत आसानी से नजर आने लग जाएंगे। अगर आपने सिमेट्री देखना सीख लिया, यानी कि कौन सा जो है मेरी कटिंग के हिसाब से परफेक्ट चल रहा है, तो वहां से आपको आंसर जो है वो करेक्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट, करेक्ट। तो सी इसका सीधा सरल आंसर बनता है। वैसे इसमें बहुत बच्चे ना मेरे से डिबेट करते हैं, इसलिए मैं ये सफेद लाइन बना देता हूँ। लॉजिक कुछ नहीं है, लॉजिक इसमें ये है कि साफ सुथरा आपको दिखेगा ये वाला स्लिप और ये सेम होना चाहिए क्रॉस में,
और ये सेम होना चाहिए, तो ये तो सेम है ही, इसके लिए ऑप्शन सी और डी दो ऑप्शन बनते हैं। डी गलत क्यों है? क्योंकि इसमें डबल बॉर्डर है, ध्यान से देखोगे अगर तो इसमें डबल बॉर्डर दे रखा है, अंदर पूरा सेम है बट बाहर डबल बॉर्डर है। यहाँ पे सिंगल ही चाहिए आपको, डबल बॉर्डर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ऑप्शन सी ही करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट नहीं होगा। बट बच्चे बहस करते हैं इसलिए मैंने यहाँ पे एक सफ़ेद लाइन और डाल दी है, आपकी लाइन ही गायब कर दी है ताकि आपको ढूंढने में मुश्किल ना हो। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, सीधा सरल उपाय है, कोई दिक्कत नहीं। तभी 30 सेकंड दिए थे, लगाओ। अच्छा, इसमें हिंदी भी देखनी होगी ना आपको, चलो पहले इंग्लिश का सवाल देख लो। हिंदी वाला स्क्रीनशॉट ले लो। केवल कुछ बूसर्ट बोल्ड हैं, सभी बूसर्ट ब्लैक हैं, सभी बैट ब्लैक हैं। निष्कर्ष है कोई बैट बोल्ड नहीं है, कुछ ब्लैक बोल्ड नहीं है। ये बूसर्ट नहीं है, बोल्ड होगा शायद। ठीक है, चलो। अच्छा, बूस्ट को बूसर्ट, अच्छा बूस्ट ही लिखा था वो, आधा स के नीचे हलंत। 40 ज़्यादा ही है बट ले लो। चलो देखो यार, ओनली अ फ्यू बूस्ट इज बोल्ड, यानी कि कुछ बूस्ट जो है वो बोल्ड है, कुछ बूस्ट जो है वो बोल्ड है और कुछ बूस्ट जो है वो बोल्ड नहीं है। ओनली अ फ्यू का अर्थ यही होता है ना कि सम और सम नॉट दोनों ही करेक्ट होगा एट द सेम टाइम, उन दोनों के बीच। ऑल बूस्ट इज ब्लैक, यानी सभी बूस्ट जो है वो ब्लैक होगा। इसको कुछ लोग खाली फ्यू लेके कर लेते हैं, ऐसे नहीं होगा बेटा। ऑल बैट इज ब्लैक, तो ये बैट भी जो है यहीं आएगा ब्लैक के अंदर। पहला कंक्लूजन बोल रहा है नो बैट इज बोल्ड। भाई बैट और बोल्ड में कोई कनेक्शन ही नहीं है, अगर कोई रिलेशन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, तो सभी डेफिनेट कंक्लूजन जो है वो फॉलो नहीं करेंगे। दूसरा बोल रहा है सम ब्लैक इज नॉट बोल्ड। भाई ब्लैक का कुछ हिस्सा जो बूस्ट में है, बूस्ट का वो हिस्सा जो बोल्ड में रिस्ट्रिक्टेड है, तो बिल्कुल ठीक है, सम ब्लैक इज नॉट बोल्ड करेक्ट हो जाएगा। तो ओनली टू फॉलोज इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही कॉमन मिस इंटरप्रिटेशन जो लोग के द्वारा किया जाता है और यहाँ पे सिलोजिज्म में गलती हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो, इंग्लिश वाला पढ़ लो, फिर हिंदी वाला दिखा देता हूँ। क्रिटिकल रीजनिंग का सवाल है, इसमें भी बहुत लोग गलती करते हैं। हाँ संदीप जी बिल्कुल ठीक। दो सेंटेंस आपको दिए हैं और पूछ रहा है कौन सा कारण है और कौन सा उसका प्रभाव है। ये हिंदी में आ गया। पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में घर तोड़ने वालों के एक समूह को पकड़ा है। ये घर तोड़ने वाले नहीं है, हाउस ब्रेकर मतलब बर्गलर्स को बोला जाता है, जो चोर होते हैं। तो घरों में चोरी करने वालों के एक समूह को पकड़ा है। और दूसरा बोल रहा है इलाके के नागरिक समूह ने रात्रि में निगरानी शुरू कर दी है। ठीक है, तो अब कौन सा कारण है और कौन सा इसका प्रभाव है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और देख लो एक बार। टाइमर ऑन कर दे रहा हूं मैं। अब इसमें बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन बन जाता है ये। पुलिस अथॉरिटी हैज रिसेंटली कॉट अ ग्रुप ऑफ हाउस ब्रेकर्स। अब यहाँ पे क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट पढ़ने के लिए हमारा एक जो तरीका हम सब जानते हैं कि बीच में बिकॉज लगा के पढ़ते हैं, और जहां सेंस बनता है बिकॉज के बाद वाला कॉज, बिकॉज के पहले वाला इफेक्ट। यहां अगर आप ध्यान से पढ़ते हो तो क्या दिखता है आपको, पुलिस अथॉरिटी ने हाल ही में एक चोरों के ग्रुप को पकड़ा है क्योंकि नागरिक जो समूह है उसने लोकेलिटी में नाइट विजिल शुरू कर दिया है। सिटीजन ग्रुप इन द लोकेलिटी स्टार्टेड नाइट विजिल इन द एरिया। और आपको लगता है ये सेंस बना रहा है, तो आपको लगता है कि भाई स्टेटमेंट 2 कॉज है और स्टेटमेंट 1 इसका इफेक्ट है। बहुत बच्चा पहले ही बार में यही लेकर के आंसर आ जाता है। ठीक है,
तो वो ये कह रहा है, अब इसमें आप एक अजम्पशन लगा रहे हो बीच में। वो अजम्पशन क्या है बेटा, कॉज एंड इफेक्ट के अंदर डायरेक्टली कुछ अजम्पशन नहीं लगेगा, डायरेक्ट रिलेशन है तो ही बोलोगे। अजम्पशन आप ये बना रहे हो कि पुलिस वाला जो है वो हाउस ब्रेकर्स को या बर्गलर्स को इसीलिए पकड़ पाया क्योंकि नाइट विजिल कर रहे थे सिटीजन, तो उन्होंने नाइट विजिल किया, उन्होंने बर्गलर्स का देखा, उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट किया, पुलिस ने उनको धर दबोचा। ये आपका अजम्पशन है, ठीक है। तो यहां पे आप गलती खा जाओगे, ये गलत हो जाएगा। फिर लोग उसको उल्टा भी पढ़ते हैं, कुछ लोग बोलते हैं नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। द सिटीजंस ग्रुप इन द लोकेलिटी हैव स्टार्टेड नाइट विजिल इन द एरिया बिकॉज द पुलिस अथॉरिटी हैज रिसेंटली कॉट अ ग्रुप ऑफ हाउस ब्रेकर्स। तो वो बोलता है नहीं सर ये वाला करेक्ट होगा कि भाई लोगों ने अब निगरानी रखना शुरू कर दिया है रात को। नाइट विजिल मतलब रैंडम निगरानी नहीं होती है, प्रॉपर निगरानी हो रही है नाइट में, क्योंकि पुलिस ने हाल ही में जो है कुछ लोगों को पकड़ लिया है। मतलब पुलिस ने पकड़ लिया है तो आप यहां पे ये अजम्पशन ले रहे हो कि और लोग आएंगे अब बर्गलरी करने, जिसके लिए नाइट विजिल रखना जरूरी हो गया है, या फिर उनको पुलिस पे भरोसा ही नहीं रह गया है कि भाई पकड़ लिया है तो अब भी और भी आ सकते हैं और तुम शायद नहीं पकड़ पाओगे, तो अब हमें नाइट विजिल रखनी पड़ेगी। ये भी तुम अज्यूम कर रहे हो, ये भी गलत है। इसका सीधा सरल आंसर है, ठीक है। मैंने आपको जब भी कॉज इफेक्ट के बारे में थोड़ी सी डिटेल दी है तो मैंने आपको यही बताया है कि कॉज इफेक्ट के अंदर अगर दो इंडिविजुअल सेंटेंसेस हैं जो आपस में रिलेटेड हैं कुछ हद तक, तो ज्यादा चांसेस हैं, मतलब अगर वो इन दोनों को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ज्यादा चांसेस होंगे, 90% से ऊपर के चांस हैं कि वो दोनों इंडिविजुअल इफेक्ट्स हैं। अगर वो रिलेटेड हैं तो इफेक्ट्स ऑफ कॉमन कॉज हैं, अगर रिलेटेड नहीं है तो इफेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल कॉज है। और ये ऑप्शन डी आ जाएगा आपका आंसर, जहां पे दोनों ही स्टेटमेंट जो है किसी कॉमन कॉज का इफेक्ट है। वो कॉमन कॉज क्या है कि भाई चोरी हुई है कहीं, तो पुलिस ने पकड़ भी लिया है और लोगों ने नाइट विजिल भी बढ़ा दी है, ठीक है। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसका ये ऑफिशियल आंसर की में आंसर आया था और बहुत बच्चों को कंफ्यूज करके लेकर गया था ये, ठीक है। चलो डेटा सफिशिएंसी का सवाल लगा लेते हैं। आसान सा है भाई, वीना, उषा, रीमा और नैना में से सबसे उम्र दराज या सबसे बड़ी कौन है? पहला स्टेटमेंट, अब ऑप्शन देख लो, स्टेटमेंट 1 अलोन 2 अलोन यही बता रहा है ना। तो 1 अलोन बोल रहा है वीना जो है वो उषा से छोटी है पर रीमा से बड़ी है, पर कौन सबसे बड़ी है तो नहीं पता चल रहा है, तो 1 अलोन तो सही नहीं है। दूसरा बोल रहा है कि रीमा जो है वो उसकी छोटी बहन जो है वो नैना की उम्र की ही है एक तरह से, यानी नैना जो है वो रीमा से छोटी है। 2 अलोन भी सफिशिएंट नहीं है, लेकिन दोनों को मिला लो तो आपको पता चल जाता है कि भाई उषा जो है वो सबसे बड़ी है। तो यानी कि बोथ टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों ही डेटा जो है पर्याप्त होंगे, दोनों ही डेटा जो है वो पर्याप्त होंगे। नेक्स्ट, करेक्ट। तो अगर आप देखोगे तो आपको ये दिख जाएगा कि भाई तीसरा नंबर जो है वो पहले नंबर के स्क्वायर के पास है। तो आप 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 आएगा 49, और यहाँ पे 43 मतलब 6 घटाने से आ रहा है, और 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, 25 में से 4 घटा के आ रहा है। तो आपको क्या दिख जाएगा, आपको साफ दिख जाएगा कि भाई इसका डबल कर दिया है, इस वाले का स्क्वायर कर दिया है और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये वाला आंसर आ गया है। तो भाई आंसर आ जाएगा 11 का स्क्वायर 121 माइनस 10। तो आपका आंसर आ गया 11 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2, आपका आंसर आ जाएगा 111, ठीक है। अब कुछ लोगों ने इसका एक और तिकड़म निकाला है, वो ये निकाला है कि भाई अगर मैं 7 को 3 से गुना कर दूं तो 21, उसका डबल कर दूं तो 42, उसमें 1 जोड़ दूं तो 43, 5 को 2 से गुना करूं 10, 10 का दुगना कर दूं 20, उसमें 1 जोड़ दूं तो 21, वो भी लॉजिक सही है। 11 को 5 से गुना करूं 55, 55 का डबल करूं 110, 110 में 1 जोड़ दूं तो
11। ये सब मैथ्स यार इधर उधर से सब जुड़ी हुई है, तो कोई ज़्यादा झंझट की बात नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। करेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आर लेस देन एफ होगा क्या भाई? यहाँ पे तो यही गेट बंद हो गया, तो आर तो जाएगा नहीं आगे, तो खत्म हो गई कहानी। और आर ग्रेटर देन इक्वल टू जेड नहीं होगा, आर लेस देन इक्वल टू जेड दिख रहा है यहाँ पे, तो ये भी गलत हो गई। तो नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलोज, आपका आंसर डी जो है वो करेक्ट आंसर आ गया है। नेक्स्ट करेंगे अगला। अच्छा सवाल है ये भी। कहाँ रखूंगे दिक्कत में। देखो भाई 9 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लोग नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं। ठीक है, राहुल जो है वो बीना के चौथे दाईं ओर है, तो बीना होगी 1 2 3 और राहुल है। ठीक है, कोमल जो है वो आदित्य के सेकंड लेफ्ट पे है। अब आदित्य के सेकंड लेफ्ट पे जो है वो कोमल है, यानी कि यहां पे, और यही कोमल जो है वो अजय के फोर्थ राइट पे है। तो 1 2 3 ये अजय हो जाएगा, अजय के 1 2 3 4th राइट पे कोमल है। और ये अजय जो है वो 5th लेफ्ट पे है अजीत के, यानी 1 2 3 4, अजीत जो है वो यहां आ जाएगा। अजीत कोमल और आदित्य के बीच में आ जाएगा। ठीक है, अब सवाल पूछ रहा है कि भाई अजय जो है वो बीना का इमीडिएट नेबर नहीं है। ठीक है, और आदित्य जो है वो एक्सट्रीम राइट एंड पे बैठा हुआ है, तो भाई ये तो कहानी इजी हो गई हमारे लिए। आदित्य, अजीत, कोमल, उसके बाद 1 2 3 का गैप, फिर अजय। ठीक है, अब बीना और इसके बीच में 4 लोग का फर्क है, तो अगर ये राहुल यहां बैठता है तो 1 2 3 4 और बीना, ये यही मुमकिन हो पाएगा, और तो कुछ मुमकिन होगा नहीं। तो बीना के बाद 1 2 3 4 और राहुल जो है वो यहां बैठा होगा, यही होगा। ये कुछ गलत कर दिया है? पवन जो है वो राहुल का इमीडिएट नेबर नहीं, अरे सॉरी गलत कर दिया ना, राहुल जो है वो यहां बैठा होगा। ठीक है, पवन जो है वो राहुल का इमीडिएट नेबर नहीं है, यानी पवन जी जो है वो यहां बैठे हैं। तो अब बचा मेरे पास कौशल और अंकित, 2 ही लोग बचे हैं, वो राहुल के इर्द गिर्द बैठे होंगे, तो ऑप्शन बी जो है मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी सवाल बचा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लोगे और मुझे करेक्ट आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में डाल दोगे। इसका स्क्रीनशॉट लेके करेक्ट आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में डाल दोगे। फिगर एनालॉजी का सवाल है, और इसके अलावा आप आज क्या करने वाले हो ये भी मैंने आपको बता दिया है कि आपने जो 20 सवाल आज किए हैं ये वाला मिला करके टोटल स्कोर आपका क्या रहा है, यानी कि आपको, मुझे सिर्फ पॉजिटिव स्कोर चाहिए, नेगेटिव मार्किंग वाला सिस्टम में मत जाना। क्वेश्चन गलत कर दिया है या छोड़ दिया है, दोनों ही सूरतों में मार्क्स मत देना अपने आपको। जितने सवाल किए हैं ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में डाल के बताना क्लास के बाद कि भाई क्या स्कोर रहा है और क्या तैयारी है और कितना और आगे बढ़ने की जरूरत आप लोगों को है। इसी के साथ सवालों का सिलसिला और सेशन का सिलसिला यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और इसको जरूर से जो है आप कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का मुझे इंतजार है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग लाइव गाइस, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।